डॉक्टर पल्लवी मैम, आपको सर गलती से बना दिए होस्ट। आप पार्टिसिपेंट में जाइए और उसके बाद में मेरे नाम के आगे आप होस्ट बनाइए। डॉक्टर पल्लवी मैम, सुन पा रही हैं आप? हाँ सर, सुन पा रही हूँ। आप पार्टिसिपेंट के पास जाइए, हाँ, वीडियो आएगा, उधर क्लिक करिए, मेक होस्ट ऐसे आएगा। आपके नाम पर क्लिक करना है। हाँ, हाँ, मेरे नाम के साइड में। मेक होस्ट, हाँ। यस। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। आज 1 जनवरी है 2024। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनको हैबिचुअल एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, और उसमें जब टेस्ट कराया जाता है तो टॉर्च पॉजिटिव, टॉर्च के इन्फेक्शन आते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका क्या इलाज है। आयुर्वेद में तो इसका इलाज है। अपने ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, तो आयुर्वेद में इलाज है। एलोपैथी में प्रिवेंशन है, इलाज नहीं है। वो वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, उसका परमानेंट क्योर नहीं है अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आज हम इसी पे बात करेंगे, और मैं सिंपलीफाई करके बताऊंगा आप लोगों को। बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को समझना है, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो सबको और सबको याद रहेगा। मेरा पढ़ाया कोई नहीं भूलता है। तो टॉर्च इन्फेक्शन जो रहता है, इसमें 5 अल्फाबेट हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब ये होता है, पहला होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दूसरा होता है अदर्स। अदर्स में अगर हम लोग अदर इन्फेक्शन अगर हम लोग देखें तो उसमें होता है चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, एचपीवी, सिफिलिस, गोनोरिया का इन्फेक्शन। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, और इसके वजह से एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, या कंजेनाइटल एनोमलीज बच्चों में पाया जाता है, या अगर इन्फेक्शन मदर के थ्रू बच्चे में चला गया तो। आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे, और आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भी बात करेंगे। तीसरा आता है रुबेला। चौथा आता है साइटोमेगालो वायरस, सीएमवी। फिर फिर आता है पांचवा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो ये 5 चीजें जब मिलती हैं तो इसको बोलते हैं टॉर्च इन्फेक्शन। तो ये कराना जरूरी नहीं है असली में, लेकिन जब एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, मल्टीपल एबॉर्शन हो रहा है, या बच्चों को बहुत ज्यादा कंजेनेटल एनोमलीज रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं टॉर्च इन्फेक्शन है, या फिर कंसीव नहीं कर पा रही है, या एबॉर्शन हो रहा है। ये सारे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें टॉर्च का टेस्ट कराना पड़ता है। ये बहुत महंगा हो रहता है। और टॉर्च इन्फेक्शन के साथ में हम लोग आईजीजी और आईजीएम ये भी टेस्ट कराते हैं। आईजीजी का मतलब होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज हैं हमारे बॉडी में, तो कितना है एंटीबॉडीज वो चेक किया जाता है। और आईजीएम रहता है कि एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी में कितना है, आईजीएम। अब सबसे पहले हम लोग टॉर्च इन्फेक्शंस पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो भी मैं बताऊंगा ना, ये आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। और आप लोग भी अपना अपना जो अनुभव है या जो भी चीज है वह आप लोग जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। आप लोग देखिए, आपके इसमें स्क्रीन में दिख रहा है। अभी रुकिए, अभी सॉरी, आप लोग को स्क्रीन पे दिखेगा। इधर थोड़ा नजर देखिए जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक बैक्टीरिया होता है। इसके वजह से क्या होता है कि मल्टीपल एबॉर्शंस होते हैं, या फिर मल्टीपल कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है। तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जो इन्फेक्शन होता है, कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो ओरल रूट से जाते हैं। और ये किसको होते हैं? तो इंडिया में तो 0.3% लोगों को ही होते हैं। और ये किसको होते हैं? जिनके घर में बिल्लियां होती हैं, कैट रहती हैं। तो बिल्लियां जो रहती है ना, वो इधर उधर घूमती रहती हैं। तो जो बिल्लियां रहती हैं वो पॉटी करती हैं, और लोग क्या करते हैं, बिल्लियों को साफ करते हैं उनके हाथ से। वो पैथोजन जो है, बैक्टीरिया, वो पेट में जाता है मदर के, और उससे फिर वो ट्रांसमिट होके, मतलब ओरल रूट से जाता है, मतलब खाने में जाता है, और वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें ये रहता है कि अगर मदर कंसीव हो गई तो ये मदर से बेबी को जाता है, और उसको कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। या फिर अगर मदर को है ऐसा टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, तो वो एबॉर्शन हो सकता है, बच्चे का डेथ हो सकता है, कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। तो ये डेंजरस है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इस पे हम और बात करेंगे।
मतलब ये जिनके घर में बिल्लियां होती हैं, बिल्ली जो पेट्स होते हैं ना, उनसे ही ये ज्यादातर फैलता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और इसके रिस्क जो रहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहते हैं, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में ये ज्यादा बढ़ता है। 15% लोगों को ये ज्यादा होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे को ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं, मतलब थर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा पांचवा छठवां महीना। और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये 65% चांसेस रहते हैं, लेकिन सिवियरिटी कम रहती है। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे नाजुक टाइम रहता है, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होता है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जब इन्फेक्शन होता है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ये इन्फेक्शन हो गया? तो कॉमन फ्लू होगा, कोल्ड होगा, फीवर आएगा, बैक एक होगा, बॉडी एक होगा, सोर थ्रोट होगा, रैशेस होंगे। हाँ, तो ऐसे हो सकते हैं एबनॉर्मल कोई कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। या फिर लिम्फ नोड बड़ा होगा तो लिम्फेडेनोपैथी होगा। और ब्रेन में इसका इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, स्किन में डर्मेटाइटिस वगैरह हो सकता है। अगर ये बेबी में चला गया, बच्चे में चला गया, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस सेकंड नंबर का। तो उससे हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, मतलब सिर बड़ा, पानी उसमें जमा है, पूरा पूरा मस्तिष्क में पानी जमा है, हाइड्रोसेफेलस। या फिर उसको कोरियो रेटिनाइटिस, मतलब आंखों में उसको रेटिना के और कोरिया जो रहता है वहां पे ये होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो देखने में तकलीफ हो सकती है। या इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन हो सकता है। ये एनॉमलीज होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के वजह से। तो इसको देखने के लिए ब्लड टेस्ट करना चाहिए मदर को। तो उसको है कि नहीं है। अगर सोनोग्राफी में पता चल रहा है कि हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन हो रहा है, कोरोरेटाइनाइटिस हो रहा है, तो हम लोग मदर का आईजीजी इम्यूनिटी चेक करते हैं। अगर वो अच्छा है इम्यूनिटी, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आईजीएम चेक करते हैं तो वो एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं वो पता चलता है। अगर आईजीएम ज्यादा बड़ा है मतलब उसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। और लिम्फ नोड बड़े हैं इसके वजह से। ये मैं प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहा हूँ, उसने टॉर्च टेस्ट नहीं चेक कराया और उसको सोनोग्राफी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो लिम्फ नोड बड़े हैं तो बायोप्सी करते हैं, लिम्फ नोड को निकाल के उसका एस्पिरेट करके और बायोप्सी करते हैं। नहीं तो एम्ब्रियो का अगर देखना है, तो एम्ब्रियो को करना है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमिनोसेंटाइसिस, वहां का फ्लूइड निकाल के चेक करते हैं। या फिर कॉर्ड ब्लड टेस्ट करते हैं, प्लासेंटल कॉर्ड जो रहते हैं उससे ब्लड निकाल के चेक करते हैं। तो इसके लिए कि अब बाद में प्रेगनेंसी होने के बाद कॉम्प्लिकेशन हो, उससे अच्छा है कि पहले ही लेना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। तो वो ज्यादा होता है और ये बीमारी अपने आप ठीक होती है, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं, बहुत ऐसे और उसमें स्पाइरामाइसिन करके एक दवाई दिया जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए। लेकिन वो अभी रिसर्च का विषय है, और ये खुद ही ठीक होने वाले, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज बोला जाता है। आईजीजी जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो इम्यूनिटी बनाता है, उसको बढ़ाता है। और इसमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखे तो आयुर्वेद की जीवनीय गण की दवाइयां हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, बल्य और रसायन दवाइयां हैं। वो अगर दे दिया जाए तो आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाता है, और वो आईजीएम को कम कर देता है। आईजीएम अगर बढ़ा है मतलब बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अब मैंने टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में बता दिया। अब दूसरा जो है अदर इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन में आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, फिर उसके बाद में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा, है ना? तो उसका जो इन्फेक्शन होता है, तो उस पे जो चिकित्सा किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि आयुर्वेद में हम लोग क्या देते हैं। तो पित्त शामक चिकित्सा ज्यादातर किया जाता है, चिकन पॉक्स वगैरह, और अगध द्रव्य दिया जाता है कि विष निकल जाए। आगे हम उस पर बात करेंगे। अभी अभी आता है टॉर्च में आर। आर का मतलब होता है रुबेला का इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन जो रहता है रुबेला का, वो बहुत ही रेयरली ही देखा जाता है, और इसको जर्मन मिजल्स बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको खसरा बोलते हैं। तो ये हवा से फैलता है, हवा से, जैसे हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो इसके वजह से फ्लू जैसे कंडीशंस आ जाते हैं। और उसके वजह से फिर क्या होता है कि फीवर आता है, माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद में जुकाम होता है, जॉइंट पेन होता है ना? उसके बाद में ये हवा ड्रॉप, जो हवा के वायु के जो
एयर के ड्रॉप्स होते हैं, उससे ये फैलता है। रूबेला का इन्फेक्शन जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है अदर इन्फेक्शन जो हिपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, सिफिलिस, गोनोरिया, उसकी तो हम चिकित्सा बहुत अच्छा से करते हैं। अभी रूबेला पे अभी देखिए, जर्मन मिजल्स बोलते हैं, ये नॉर्मल मिजल नहीं है। नॉर्मल मिजल्स तो हम बच्चों को होता है तो उस पे वैक्सीन आ गया है। इसके लिए भी, रूबेला के लिए भी जो है उसके लिए भी वैक्सीन है। इससे मेन क्या रहता है कि कंजेनेटल रूबेला सिंड्रोम होता है, एक ऐसा सिंड्रोम की जो इलाज नहीं है। उससे मिस कैरेज होता है, स्टिल बर्थ होते हैं, और गर्भ में, एम्ब्रियो में डिजास्टर इफेक्ट्स होते हैं। 80-90% मदर से एम्ब्रियो में जाता है, और सबसे ज्यादा रिस्क होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इससे कंजेनेटल डिफेक्ट्स आते हैं रूबेला की वजह से। जैसे आईज में बच्चे को कैटरेक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, बच्चे को सुनाई नहीं देगा। और वो भी कैसा होता है, सेंसरो न्यूरल, मतलब ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है, ऑडिटरी नर्व, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो बच्चे को परमानेंट डिफनेस रहेगा लाइफ लॉन्ग। या फिर हार्ट में रहा तो पेटेंट डक्टर एट्रियोसस ऐसे होगा, या फिर उसका आईक्यू लेवल कम होगा, या ऑटिज्म होगा, सिजोफ्रेनिया होगा, या फेशियल डिफेक्ट्स होंगे। रूबेला के साइड इफेक्ट, रूबेला की वजह से ये सारे होते हैं। या माइक्रोसेफेली, जो मस्तिष्क है वो छोटा बनेगा, ब्रेन छोटा बनेगा, जॉ छोटा बनेगा, जो अपने जॉ लाइन है ना वो कम बनेगा, देखने में भी बेकार दिखेगा बच्चा, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है सिर का पूरा, और इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिफेक्ट आएगा। तो इसके लिए मदर को इन्फेक्शन ना हो रूबेला का, इसलिए वैक्सीन निकला है बहुत ज्यादा। बच्चों के लिए तो हम लोग एमएमआर का डोज देते हैं, उसमें मम्प्स, मीजल्स और रूबेला का हम लोग डोज देते हैं। एक साल में देते हैं या 4 साल में देते हैं। पहले था कि 9 मंथ्स में देते थे बच्चों को, बच्चे का जन्म होने के बाद। वो तो जब बच्चा जन्म ले ले, लेकिन ये मदर को अगर हो रहा है रूबेला का इन्फेक्शन, तो ये श्वास से, मतलब खांसने और छींकने से भी होता है। किसी को रूबेला का इन्फेक्शन है, उसके पास कोई आदमी आया और उसने खांस दिया या फिर छींक दिया, तो ये मदर को हो सकता है। तो इसमें हम लोग पहले तो टेस्ट करते हैं। जो टॉर्च का इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि आईजीजी एंटीबॉडीज अगर है उसमें। एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वो एंटीबॉडीज रहते हैं वो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। अगर उसमें ऐसा है कि मतलब वायरस है हमारे बॉडी में, तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज तैयार है हमारी बॉडी में, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो। क्योंकि वो जो वायरस होता है बॉडी में, वो एट्यूनेटेड रहता है, मतलब वो कोमेटोज जैसे संज्ञा, मतलब वो बेहोश है, और उसमें एक्टिव ऐसा नहीं है कि वो ये इन्फेक्शन को फैलाए। उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है कि सीरम रूबेला का हम टेस्ट करें, आईजीजी का, तो उसमें ये आ रहा है, वायरस दिख रहा है, तो एंटीबॉडीज तैयार है। अगर उसका टाइटर लो आ रहा है, मतलब निगेटिव है, तो प्रेगनेंसी में रिस्क होता है, तब हमें वैक्सीन लेना पड़ता है। तो और जब रूबेला के लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं स्पेशल, तो हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 3 महीने तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होना चाहिए, कंसीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार सिंड्रोम हो गया, आपको कोई भी बड़ा बीमारी हो गया, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया, तो उसका इलाज नहीं है। बच्चे को कोई भी तकलीफ हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डेथ हो सकता है, प्री टर्म बेबी हो सकता है, फिर उसको हेयरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, हार्ट के इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्किन में प्रॉब्लम, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, ब्रेन डेथ हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये भी है कि टॉर्च का जो इन्फेक्शन है वो सबको नहीं होता है। अगर रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है, हमारे चरक संहिता में भी बताया प्रकृति विकार विघात भाव का भाव और अभाव होना, इस पे बहुत बड़ा बताया है कि अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं होती है। आयुर्वेद जो है वो ज्यादातर अपने इम्यूनिटी को अच्छा करने पे काम करता है, और वात पित्त कफ को बैलेंस करने, अग्नि को अच्छा करने पे करता है। अभी हम आयुर्वेद पे आएंगे। अब ये जो रूबेला के जो इन्फेक्शन होते हैं वो 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, रैशेज जो है या इन्फेक्शन है। लेकिन बच्चों को जो रहते हैं वो रूबेला, बच्चों वाला जर्मन रूबेला अलग है और बच्चों वाला अलग है, तो उसमें रैशेज थोड़ा लंबा होते हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग ये करते हैं, वैक्सीन देते हैं अगर टॉर्च पॉजिटिव आ रहे हैं तो। टॉर्च पॉजिटिव मतलब आईजीएम अगर कम है रूबेला के लिए, तो हम लोग वैक्सीन देते हैं।
और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी आता है। ऐसे हम लोग मतलब ये सारा चीज जो है, ये कुछ पैरामीटर्स है, इससे हम लोग ये करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। अब हम आते, और फिर वो साइटोमेगालो वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है। तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो है, जैसे हमारा विसर्प होता है, उसमें ऐसा बताया कि डिलीवरी के टाइम अगर वजाइना में या सर्विक्स एरिया में अगर है, मैं हर्पिस वाला बोल रहा हूँ, 5th नंबर वाला, तो अगर प्राइवेट पार्ट्स में है तो वो बच्चों को बाद में होगा, डिलीवरी के टाइम होगा। तो उसके आईज में विसर्प जैसे ऐसे रैशेस आएंगे, लिप्स में आ जाएंगे। और तो मतलब मदर से बच्चों को आता है, अंदर नहीं होता है, बाहर आते टाइम होता है। और उसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट से वो ठीक होता है, लेकिन उसमें अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको बचाने के लिए सीजरियन करते हैं। साइटोमेगालस वायरस जो है 4th नंबर का, वो कोई भी तरह का बॉडी सिक्रीशन होता है उससे वो फैलता है, जैसे कि ब्लड से या थूक से। जो भी हमारा ये अंदर थूक है, अगर वो जा रहे हैं इंटरकोर्स के टाइम पे, उससे वो जाता है। वजाइनल सिक्रीशन अगर जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ को इधर उधर, तो उसके वजह से हो सकता है। और उसमें भी रुबेला के ही सारे सिम्टम्स आते हैं, कि वो मतलब कंजेनिटल एनोमलीज होगा, या एबॉर्शन होगा, मिसकैरेज होगा। ये मैंने अभी टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में बताया। अब हम आते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो है बहुत ही श्रेष्ठ अपना साइंस है। इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से चिकित्सा बताई है। जो मैं बताऊंगा ना, तो आप लोग को सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा जो भी चीज, आप लोग बोलेंगे ये, अरे ये तो कितना इजी है। और मैं अपने आदरणीय गुरुजी जमदग्नि सर का फॉर्मूला भी बताऊंगा, जो हमको सर ने बताया। तो टॉर्च पॉजिटिव वाले पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुए, कंसीव भी हो गया, कोई बीमारी नहीं हुआ। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कोई इस पे कुछ बोलिए। डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, टॉर्च इन्फेक्शन पे? और आपको कुछ बताना है तो बताइए सर। सर टॉर्च इन्फेक्शन मैंने व्यक्तिगत ट्रीट नहीं किया, लेकिन जो ट्रीट होते हुए देखा है उसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जैसे अबॉर्शन जो होते हैं, और इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, मतलब हमारे अंदर का हार्मोन रहता है पिट्यूटरी में, तो उसको इंजेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट। उसके अलावा उसके अलावा जैसे रूबेला में अगर अफोर्ड कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, आईवीआईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी इंसान ही बनाता है उसको। इम्यूनोग्लोबुलिन वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए देते हैं इस तरीके से। जी सर। जी, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या, टॉर्च इन्फेक्शन पे? अगर कंचन मैम, वीना मैम, कोई बोलना चाहते हैं? तकदीर सिंह जी बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको आपको भी, भी। नवीन सर को भी, और सारे वैद्यगणों को। आप हमें पूरे साल भर ऐसे ही पढ़ाते रहे और हम अच्छे से पढ़ते रहे पूरा साल, सबका आयुर्वेदमय हो और सबको आरोग्य मिले। सर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, आज पहला ही दिन था और साल का पहला ही दिन था, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया सर। मैंने पेशेंट देखे हैं, बहुत सारे तो नहीं दिखे हैं, पर मैंने जितने भी देखे हैं वो काफी मतलब ये जो भी फीमेल होती है जिनमें प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, तो प्रेगनेंसी रहती तो है पर रुकती नहीं है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई थी, तो उसकी वो एक्चुअली आई थी, उसको जॉइंट पेन था काफी। एज खाली 41 था, तो मैंने पूरी केस टेकिंग करने में मुझे मैंने पूरे उसके हेतु वगैरह निकाले। तो जस्ट एक क्वेश्चन किया, डिलीवरी कैसी हुई, क्या हुई, बच्चे कितने। तो उसने, बच्चा तो एक ही था, तो फिर भी मैं पूछती रही उसको, तो उसने मुझे बोला उसके पूरे जो लाइफ का जो भी पीरियड था, तो उसमें उसके मतलब 13 साल में, पूरे शादी के 13 साल में उसके करीब करीब 12 मिस अबॉर्शन रहे हैं। तो उसका कारण टॉर्च ही रहा था। और बेबी बिल्कुल भी कंसीव नहीं, कंसीव होके वो बिल्कुल 1 महीना, जैसे 1.5 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, तो वो तुरंत अबॉर्ट हो जाता था। उसने उस पे बहुत सारी ट्रीटमेंट की, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट ली उसने, पर उसको एक बेबी है अभी, मतलब 40 एज में उसका बेबी अभी 2 साल का ही है, और अभी वो अच्छा खासा है बेबी। पर फिर भी उसकी हिस्ट्री में मुझे ये सब चीजें निकली मिली। और मैंने और एक पेशेंट देखा था जिसमें उसके 5 बार एबॉर्शन हुए थे। सर ये ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा वातवृद्धि दिखने को मिलती है, और उनका मानसिक जो है ना, मानसिकता पूरी हिली हुई रहती है फीमेल्स में, कि हर बार बच्चा पेट में तो रह रहा है पर बच्चा निकल जाता है।
तो वो जब भी कंसीव करती तो एक डर के हिसाब से ही उसका मतलब ये रहता है कि वो अभी रहेगा कि नहीं, कंसीव हो तो गया है पर वो बच्चा रहेगा कि नहीं। पूरे उसकी मानसिकता ही पूरी चेंज हुई हुई रहती है सर। जिस तरह से पेशेंट बहुत देखे हैं मैंने, मतलब। पर आप अभी ट्रीटमेंट बताएंगे तो शायद मुझे लगता है कि अभी जो भी नए पेशेंट आएंगे तो मैं उस पर आपकी ट्रीटमेंट जरूर अप्लाई करूंगी। जी सर। जी। तो तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप नमस्ते। बताइए सर। जी सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर सर। मेरे पास सर मेन हमारा काम इनफर्टिलिटी का ही है ना, तो बहुत केस आते हैं सर इसके। जी लेकिन ना वो यही है, जब हम उनको कहते हैं ना 5-6 महीने लगेंगे ट्रीटमेंट में, वो भाग जाते हैं। जी लेकिन सर अभी एक केस हुआ था, उसमें उन्होंने प्रॉपर, मैंने उनको समझाया तो वो मान गए थे। तो उन्होंने अभी मेरे से 6-7 महीने हो गए ट्रीटमेंट चल रहा था। जी तो उनके रुबेला वायरस और साइटोमेगालस दोनों पॉजिटिव थे। जी तो उनका सर एक वो जुबान के ऊपर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं ना इस वायरस की वजह से। जी तो वो अब खुद कह रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता जा रहा है ना, जी तो वो स्पॉट्स कम होते गए। अब अभी लास्ट टाइम फोन आया था, वो कह रहे थे 1-2 स्पॉट ही हैं जुबान पे, बाकी सारे खत्म हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें सर मेरा काफी, यहीं पर डॉक्टरों ने काफी साथ दिया था। गीता पाटिल मैम थे, शशि मैम थे, अंजना मैम थे, नवजोत मैम थे, इन सभी ने मदद की थी मैम सर। जी अभी और भी मैं जो सर बताऊंगा ना, वो मैं ऐसा बताऊंगा जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। आप लोगों को समझ आएगा लेकिन मैं सर क्या बता रहा हूँ। मैंने केवल सर एक फॉर्मूला क्वेरी बेस पे मेरी नहीं थी। करना है हमें कि हमने कोई नहीं टॉर्चनिल सर, ले लिया। हाँ, बताइए। वो सर ये था कि आप जो कह रहे हो एंटीबॉडीज होती हैं, तो मेरे जितने भी केसेस सर, एंटीबॉडीज तो काफी के केसेस में थी, लेकिन वो हमेशा कम ही होती है। जैसे अगर ऊपर का वायरस, अगर मान लो उसकी वैल्यू 1,000 है, जी तो नीचे दूसरे की वैल्यू तो 50-60 है। तो जी फिर कोई फायदा तो है नहीं। जी इन्फेक्शन तो फिर भी कॉम्बिनेंट ही होगी। हाँ, तो वो तो तब आयुर्वेद है ना में अगर कैसे इसको, एंटीबॉडीज की ज्यादा है। वो ठीक है, आयुर्वेद में कैसे सोचेंगे, इसको क्या करेंगे? सर आयुर्वेद में सर अभी तो मैंने सर ये देखा था कि ये जितने भी पेशेंट थे, एक तो इनकी सभी की पित्त प्रकृति थी, जी और इनका पित्त खराब हुआ हुआ था। कफ भी खराब, कफ क्षय हो गया था, पित्त में विकृति हो गई थी, और वात बढ़ गई थी सभी पेशेंट्स में। जी रस धातु में बहुत ज्यादा दुष्टि थी, और हम्म, रक्त धातु में बहुत ज्यादा दुष्टि थी। जी तो मैंने इन इन सभी में फिर पहले तो दीपन पाचन वगैरह किया। जी फिर उस हिसाब से साथ में रस पाचक, रक्त पाचक, सभी पाचक चलाए थे बारी बारी करके, चेंज करके, लेकिन रस रक्त को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। फिर उसके बाद सर मैंने विरेचन कराया था, ताकि जो पित्त का इम्बैलेंस वगैरह है, या जो भी उसके इश्यू है, तो वो एक बार पित्त सही हो जाए बॉडी का। जी और उसके बाद सर मैंने जो जीवनी गण के घृत और तेल वगैरह थे, उनसे मात्रा बस्ती, अभ्यंग वगैरह ये करवाया था। जी ठीक है, आपने तो ये सब कराया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सिस्टमेटिक रूप से जी मैं जी। बता रहा हूँ। आप हाँ थोड़ा जी सर, सुनिए। वो तो जब भी हमारे पास पेशेंट आती हैं तो हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ऋतु क्षेत्राम्बु बीजा नाम। अच्छा, अगर वृक्ष लगाना है तो हम लोग को अच्छा सीजन होना चाहिए, अच्छा जमीन होना चाहिए, क्षेत्र। फिर अंबु मतलब अच्छा पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, और बीज भी अच्छा होना चाहिए, सनलाइट वगैरह भी मिलना चाहिए। ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, बीज भी अच्छा मिलना चाहिए। स्त्री बीज भी अच्छा होना चाहिए, पुरुष बीज भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा रहे तो ऐसे ही हमारे माता के शरीर में भी अगर ऋतु क्षेत्र अंबु बीज अगर अच्छा है तो सब कुछ होता है। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, इन्फेक्शन तो हो रहा है, वायरस तो सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन सभी को क्यों इन्फेक्शन हो रहा है? क्योंकि खुद का इम्यूनिटी वीक है। और आयुर्वेद बोलता है कि इम्यूनिटी वीक मतलब उसके पहले वात पित्त कफ इम्बैलेंस है, जैसे कि आपने भी बताया तकदीर जी की वात पित्त कफ बैलेंस इम्बैलेंस है। तो इसका कारण क्या होता है? और जितने भी योनि व्यापक है वो सब वायु की वजह से होते हैं, वायु प्रकोपित होने की वजह से होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर स्त्री ने, खासकर हम माता के शरीर में अभी टॉर्च इन्फेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अगर माता ने अगर मिथ्या आहार विहार किया, जैसे कि रात्रि जागरण बहुत ज्यादा कर रही हैं, दिन में सो रही हैं, वेगों का अवरोध कर रही हैं, काम शोक भय बहुत ज्यादा कर रही हैं, क्रोध कर रही हैं। दूसरा है कि दुष्ट हुआ रज और आर्तव, अगर अच्छा सा ग्रहणी दृष्टि है और उसकी वजह से रस भी नहीं बन रहा है, आहार रस नहीं बन रहा है, रज नहीं बन रहा है, आर्तव नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं स्कैंटी मेंसेस,
एमेनोरिया, फिर शुष्का योनि, मतलब ऐसे हो रहे हैं ना कि मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस, डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, कहीं ना कहीं रज और आर्तव की दुष्टि है। तीसरा है कि शुक्र शोणित का संयोग जब हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, तो माता से आया हुआ बीज दोष वह भी कारण है। और एक होता है दुर्दैव, मतलब वो टाइम खराब है उनका, उनके नसीब में नहीं है। ये सारे कारण होते हैं जो भी ये बीमारियां होती है, इनफर्टिलिटी हुआ या मिस्ड एबॉर्शन हुआ। हमको एक कारण मानना चाहिए कि दैव हमारा साथ में नहीं है, हमारा भाग्य नसीब साथ में नहीं है। इसको आयुर्वेद मानता है। कुछ जैसे किसी ने मन्नत मांग ली और उसने मन्नत को पूरा नहीं किया, तो उस पे कुछ आध्यात्मिक कुछ ऐसे चीजें रहती हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बीमारी है, वो भी 1% रहता है। दूसरा, अगर हम लोग इसको टॉर्च इन्फेक्शन से देखें तो इसको हम बोलेंगे पुत्रग्नि योनि व्यापत, उससे पूरा मैच होता है। पुत्रग्नि योनि व्यापत में बताया क्या है कि चरक संहिता में ऐसा बताया है कि चरक चिकित्सा 30 चैप्टर में 28 नंबर का श्लोक में बताया, रोक्षाद वायु यदा गर्भम जातम दातम विनाशेत दुष्टम शोणितजम नार्या पुत्रग्नि नाम सा मता। मतलब रुक्ष आदि गुणों से वायु प्रकुपित हो जाता है और रज को दुष्ट करता है। दुष्ट रज के वजह से गर्भ जो आते आते वो मृत्यु को प्राप्त होता है, या तो स्टिल बर्थ हो जाएगा या अंदर ही मर जाएगा, मूढ़ गर्भ हो जाएगा, या फिर और गर्भ को पोषण करने वाला जो प्रसाद रूप रज है उसकी दुष्टि हो जाती है, रुक्ष आदि गुणों से बड़ा हुआ वायु है, यह सब कारण रहता है। तो पुत्र अग्नि रक्त संशयात, रक्त का दुष्टि है उसमें, इसलिए पुत्रग्नि बोलते हैं इसको। और इसमें ऐसा बोला है, पुत्र मतलब ऐसा नहीं कि बेटा, बेटी भी हो सकती है, पुत्र मतलब संतान, इसको जातग्नि ऐसा वाग्भट जी ने बताया है। अगर हम ये पुत्रग्नि योनि व्यापत अगर हम लोग देखते हैं तो ये खासकर वायु के प्रकोप से ही होती है। और पुत्रग्नि से रिलेटेड अष्टांग संग्रह में जातग्नि बताया है, अष्टांग हृदय में जातग्नि बताया है, और योग रत्नाकर भाव प्रकाश और शारंगधर में पुत्रग्नि पुत्रग्नि ही बताया है। यहाँ पर वायु का प्रकोपक कारण है, और वायु प्रकोपित हो रहा है तो पित्त और रक्त की दुष्टि हो रही है, दोषों की दुष्टि हो रही है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं, अभी मैं पहले और थोड़ा बताता हूँ इसमें और क्या हेतु रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बात कर आहार विहार कर रहे हैं, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा जागरण कर रहे हैं, या वेगावरोध कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, चल रहे हैं बहुत ज्यादा, चिंता कर रहे हैं, ये सब, ये वात प्रकोप, फ्रिज का खाना खा रहे हैं, ठंडा चीज खा रहे हैं, ये बाकी चीज आप लोग को मालूम है। तो अब हम चिकित्सा पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि आर्तव जो है वो कहीं ना कहीं रक्त से बन रहा है, रस और रक्त से बन रहा है। तो हमें सबसे पहले शरीर की शुद्धि करनी है, शुद्धि के बिना कोई भी चीज नहीं ठीक होगा। तो हमें पित्त दोष और रक्त धातु इसको शुद्ध करना है। सबसे पहले चिकित्सा इसमें विरेचन करना चाहिए। जब भी टॉर्च इन्फेक्शन वाले पेशेंट आ रहे हैं, या मल्टीपल एबॉर्शन वाले आ रहे हैं, स्टिल बर्थ के आ रहे हैं, टॉर्च टेस्ट चेक करा के और उसके बाद में विरेचन चिकित्सा करना चाहिए, क्योंकि ये रक्त और पित्त की चिकित्सा है। जो ये द्रव्य रहते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म वैवाही विकासी रहते हैं, और व्यान वायु समान वायु अपान वायु पे काम करते हैं। उष्णता से सारे दोष जो हैं वो द्रव रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तीक्ष्णता से वो भेदन होता है उनका, और सेपरेट सेपरेट होके अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आ जाते हैं सारे। तो ये हो गया। तो विरेचन चिकित्सा सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप वमन करा दे तो और अच्छा है, लेकिन विरेचन से करें तो ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, इसमें ये देखना चाहिए कि हम लोग कुछ शमन चिकित्सा करते हैं, तो पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय, क्योंकि पित्त और रक्त की चिकित्सा करनी है। तो पटोल कटु, ये मतलब रस धातु और रक्त धातु, रस पाचक रक्त पाचक वाले द्रव्य हैं। तो रस धातु अच्छा करना है, रक्त धातु अच्छा करना है, उनकी अग्नि को बढ़ाना है, इसलिए हमें आर्तव भी अच्छा बनाना है। इसलिए पटोल कटु रोहिणी आदि मेडिसिन देना, कषाय देना चाहिए। एक टॉर्चनेल कैप्सूल आता है वो देना चाहिए, उसमें क्या है मैं वो बता रहा हूँ। फिर गुग्गुल तिक्ता घृतम देना चाहिए। गुग्गुल तिक्ता घृतम है वो एंटीवायरल ऐसा बताया गया है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बताया गया है। फिर गर्भ रक्षा कषाय बताया गया है। गर्भ रक्षा कषाय में गर्भ की रक्षा करनी है हमें पूरे, कि वो एबॉर्शन ना हो, मिसकैरेज ना हो। तो बला है, द्राक्षा है, भद्रा, गोक्षुर, अजवाइन, ये देना है। और प्रजा स्थापक गण, गर्भ स्थापक गण ये देना है। पंचवल्कल का कषाय देना है, जो कषाय रस रहता है वो देना है।
गर्भस्राव की चिकित्सा जो बताई है अपने ग्रंथों में, तो गर्भस्राव की चिकित्सा में मधुर रस, कषाय रस, मधुर विपाकी और शीत वीर्यात्मक द्रव्य, और वातहर चिकित्सा देनी है। वायु की सारी चिकित्सा करनी है। जब भी हमारे पास पेशेंट है, 3 से 6 महीना तक उनको बोलना है कि हम आपका पूरा गर्भाशय को प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम उसमें वृहत्वा चिंतामणि रस, गर्भ चिंतामणि रस, पुष्प धनवा रस, ऐसे ये सारे द्रव्य देते हैं। मुझे ये बताना है कि जो विरेचन चिकित्सा जो रहती है, हम त्रिवितलेहम से देते हैं, या फिर आरगवत कषाय से देते हैं, या फिर हम लोग और भी द्रव्यों से जो देते हैं, अभ्याधि मोदक से देते हैं। तो ये क्या करता है, कोष्ठ के हिसाब से जब देते हैं, तो ये जो हमारा एचपीओ एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को ये अच्छा कर देता है। और ये विरेचन जब हो जाता है तो एक एक सेल की शुद्धि होती है। उससे क्या होता है, फॉलिकुलर ग्रोथ अच्छा होने लगता है। और चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा ऐसा बताया गया है कि इसमें शोधन इंपॉर्टेंट है, शमन है, सामान्य गर्भिणी परिचर्या करना चाहिए टॉर्च इन्फेक्शन वाले पेशेंट को, गर्भ स्थापक गण, गर्भिणी रसायन देना चाहिए, गर्भस्राव को रोकने वाली चिकित्सा और वातहर चिकित्सा देना चाहिए। अब आते हैं शोधन। शोधन अगर हम करते हैं तो विरेचन देना चाहिए, स्नेहपान के लिए पंचतिक्त घृत गुगुल देना, पंचतिक्त गुगुल घृत देना चाहिए। शमन में पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय, गुगुल तिक्त घृतम, ये देना चाहिए। सामान्य गर्भिणी परिचर्या और मासानुमासी गर्भिणी परिचर्या जो बताया है उस पर ध्यान देना चाहिए। मासानुमासी काढ़े हैं या उसकी गोलियां हैं वो देना चाहिए। और खाने में हमें 2nd और 3rd मंथ में दूध बोला है, क्षीर और मधुर औषधि वो देना चाहिए। 4th मंथ में नवनीत मतलब मक्खन 1 कक्ष की मात्रा में दिन भर में देना चाहिए। 5th और 6th मंथ में क्षीर और सर्पी मतलब दूध और घी देना चाहिए। 7th मंथ में क्षीर सर्पी और मधुर औषध देना चाहिए। 8th मंथ में आस्थापन बस्ती देना चाहिए। 9th मंथ में अनुवासन बस्ती और योनि पिचू रखना चाहिए धानवंतर तिल का। तो टॉर्च पॉजिटिव के पेशेंट में 100% अच्छा रिजल्ट आता है। गर्भ स्थापक गण में गर्भ स्थापक या प्रजा स्थापन गण के द्रव्य देना चाहिए। गर्भ रक्षा कषाय देना चाहिए। गर्भिणी को जो रसायन है मतलब ये गर्भाशय को जो रसायन है, जैसे अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण सबसे अच्छा है, दूर्वा बहुत अच्छा है, फिर शतपुष्पा अच्छा है, मैडम भी बताते हैं शतपुष्पादि तेल, वो रसायन है, गर्भाशय को बल देता है। और गर्भस्राव की चिकित्सा में स्त्राव ना हो, मतलब स्पॉटिंग भी ना हो और स्त्राव मिसकैरेज ना हो, उसके लिए पंचवल्कल क्वाथ। अब ये पंचवल्कल क्वाथ आयुर्वेद के हिसाब से सोच रहे ठीक है, लेकिन ये एंटीवायरल इसका इफेक्ट है। जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फिर अदर इन्फेक्शंस, फिर रुबेला का इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन, फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स, सारे में पंचवल्कल कषाय सबसे अच्छा है। एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, सबसे अच्छा दवाई है। इसको 4 बार देना है, 30-30 ml। ऐसा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे जो डॉक्टर लोग हैं एमडी पीएचडी में, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो लोगों ने पाया है कि टॉर्च इन्फेक्शन पूरी तरह से नील हो जाता है। फिर उसके बाद में गर्भस्राव की चिकित्सा देना चाहिए, वातहर चिकित्सा, वृहत्वा चिंतामणि रस वगैरह देना चाहिए। और ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वीकनेस और नौशिया रहता है, और ये रहता है वॉमिटिंग, गर्भिणी छर्दी, गर्भिणी हुरलास ऐसे रहता है। तो हमें मासानुमासी परिचर्या के हिसाब से करना चाहिए। फल घृत देना है, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो सुच्छेकर रस, मादी फल रसायन देना चाहिए, टॉर्च नील देना चाहिए। टॉर्च नील में क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वृहत्वा चिंतामणि देना चाहिए, पंचवल्कल क्वाथ देना चाहिए, गर्भ रक्षा कषाय देना चाहिए। 2nd ट्राइमेस्टर जब होता है 4th से 6th मंथ का, उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है कभी कभी, तो उसमें हम लोग को मासानुमासी द्रव्य देना चाहिए और यही सब दवाई देनी चाहिए, फल घृत वगैरह देना चाहिए, पुष्प धनवा रस, फल घृत, और फिर गर्भपाल रस और मासानुमासी जो द्रव्य है वो देना चाहिए। और अगर हमारे पास प्रेगनेंसी के पहले पेशेंट आ रहे हैं टॉर्च पॉजिटिव हैं, तो उनको हमें शोधन देके, वमन विरेचन करके, और उत्तर बस्ती अगर दें फल घृत का, तो फल घृत जो है उत्तर बस्ती से रिजुवनेशन करता है, मतलब एक एक सेल जो है, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इन सबको वो बल देता है, रिजुवनेट करता है। और ओवुलेशन को वो ताकत देता है, ओवुलेशन अच्छे से होने लगता है, फॉलिकल बनने लगते हैं, एग अच्छा बनने लगता है। और यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, फल घृत इतना बढ़िया है। उत्तर बस्ती दें या खाने के लिए दें या बस्ती में दें। और इसमें आप बला तेल का दें, अभ्यंग उभ्यंग करा के स्वेदन दे के फिर दें। दूसरा क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्शन होता है तो वो कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर ओवरीज अच्छा काम कर रही हैं, फिम्ब्रियल एक्टिविटी अच्छा हो रहा है,
एंडोमेट्रियम अगर रिसेप्टिव है अच्छे से और प्रॉपर हार्मोनल सपोर्ट है, हार्मोन्स का सपोर्ट भी मिलना जरूरी है, तो या ल्यूटियल फेस है, या एंडोमेट्रियम में जो प्रोलिफरेशन होना है वो अच्छा होता है, या ओवल्यूशन हो रहा है, अनओवल्यूशन हो रहा है, वो सब अगर अच्छा रहे तभी ये हमारा टॉर्च इन्फेक्शन ठीक होता है और कंसीव अच्छा होके अच्छा संतान होता है। हम लोग और क्या क्या देते हैं दवाइयां टॉर्च पॉजिटिव में शोधन करा के शमन में? तो पुष्प धनवा रस 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले देते हैं। शतावरी चूर्ण 5-5 ग्राम दूध के साथ देते हैं। शिवलिंगी का बीज का चूर्ण देते हैं। पुत्रम जीवा का चूर्ण और बला 2-2 ग्राम खाने के पहले देते हैं। फल घृत 5-5 ml या 10-10 ml देते हैं। और जात्यादि तेल का योनि पिचू, अगर वो रूबेला का इन्फेक्शन है या फिर जो भी इन्फेक्शन है अगर वहां से जा रहे तो योनि पिचू जात्यादि तेल का अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि हम जो फल घृत देते हैं, फल घृत सबसे अच्छा है। वातहर है, बल्य है, बृहणी है, गर्भदा ऐसे बोला है, गर्भ को अच्छा करता है। पुत्रग्नि योनि व्यापत में सबसे अच्छा है। रसायन है, प्रजास्थापक है, योनि प्रदोष शामक, योनि में जितने भी ये है ना इन्फेक्शन हुए वो सबको ये ठीक करता है। दूसरा अपने ग्रंथों में सुश्रुत संहिता में बताया है कि पुत्रग्नि योनि व्यापत में काश्मर्यादि कुटज सिद्ध घृत सबसे अच्छा काम करता है। दशमूल क्वाथ का परिषेक और अवगाह बताया है। उदुम्बर तेल का पिचू, योनि पिचू, और दवाइयों में मैडम भी बताती हैं, अंजना मैम का इतना एक्सपीरियंस है। त्रिवंग भस्म, वसंत कुसुमाकर रस, और स्वर्ण मालिनी वसंत, महायुगराज गुगुल, और दीपन पाचन के लिए तो हम शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग देते ही हैं, है ना। और चंद्र प्रभावटी सबसे अच्छा काम करता है। गर्भाशय को बल देने के लिए दशमूलारिष्ट, देवदारवारिष्ट, लौह कल्प जैसे कि पुनर्नवा मंडूर देते हैं। फिर उसके बाद में ताप्या दिलो नवायस लौह देते हैं। दूसरा क्या है कि हिंगवाष्टक चूर्ण अगर दीपन पाचन के लिए दिया जाता है तो हिंगू जो है, हिंग स्त्री पुष्प जनन बोला है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण देने से स्त्री पुष्प नया बनाता है, उसको जनन करता है। अच्छा अगर दीपन पाचन हुआ तो आहार रस अच्छा बनेगा, स्त्री पुष्प अच्छा बनेगा। और हम लोग इसमें नागकेशर और त्रिकटु देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। या ग्रंथिरज फॉर्मूला जो हम बोलते हैं, पाठाइंद्रव त्रिकटु, या त्रिकटु और भारंगी, त्रिकटु और नागकेशर, उसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छी होती है। पुष्प धनवा रस अच्छा काम करता है। नश पुष्पांतक रस अच्छा काम करता है। और कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत माइंड पे अच्छा काम करता है। एचपीओ एक्सिस जो है ना, हाइपो थायराइड हाइपोकॉन्ड्रियम ओवेरियन पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, उसको वो महाकल्याणक घृत अच्छा करता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को ये ठीक करता है। दूसरा है विरेचन, है अग्निस्थान की शुद्धि करता है, वात कफ को बैलेंस करता है, रक्त का शुद्धि करता है विरेचन। और इसके बाद में हम लोग और बृहणीय द्रव्य दे सकते हैं। जीवनीय गण, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये देते हैं। तो इन सबसे फायदा होता है। अगर कफज जैसा सिम्टम है वहां पे तो अब हम लोग क्षार तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, और फिर मतलब जैसे सिम्टम में वैसे देते हैं। तो इन सब से ये टॉर्च पॉजिटिव वाले पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनको टॉर्च इन्फेक्शन रहता है ना तो 20 हफ्ते से पहले या मिस कैरेज, एबॉर्शन ये सब हो जाता है। 500 ग्राम ही वेट रहता है, 10 वीक में मतलब कभी भी मिस कैरेज या एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब आप लोग बताइए, मुझे एक टॉर्च नील के कंटेंट्स बताने हैं। आप लोग सर मुझे एक आप क्वेश्चन पूछना था। जी। जैसे कि बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि हमारे पास पेशेंट कंसीव होके आता है और वो बोलता है कि टॉर्च पॉजिटिव था मेरा, तो और ये कंसीव हो गया, अभी इसमें क्या कर सकते हैं? तो हाँ, सर हम तो एक टॉर्चनिल करके कैप्सूल आता है, वो मार्केट में मिलता है, आपको नहीं मिले तो मैं बनवा के भेज सकता हूँ। इसमें कंटेंट्स इतने अच्छे अच्छे हैं ना, सारे प्रजास्थापन और रसायन द्रव्य हैं और बल्य प्रेरणीय रसायन है, इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर रहते हैं। तो मतलब हम वो पेशेंट में भी ट्रीट कर सकते हैं जो 100%। पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं है ना कि हमें उसको समझो अगर उसको बच्चा नहीं हुआ है और उसको पहले 3-4 महीने ट्रीट करके फिर उसको बोले कि अभी ट्राई करे नहीं करके नहीं नहीं बच्चे। नहीं, ऐसे नहीं है। जो अवस्था में आए पेशेंट उस अवस्था में हमको ठीक करने का आना चाहिए। अगर जी वो सर। कंसीव हो गई है, टॉर्च पॉजिटिव है, तो एनोमलीज ना हो, मतलब कुछ इन्फेक्शन से तकलीफ ना हो बच्चे को और माँ को, इसलिए क्या दवाई देना है। तो टॉर्चनिल कैप्सूल आता है, लेकिन हमें मालूम है वो सारा चीज। यष्टि मधु सबसे अच्छा है, प्रजास्थापन गण में भी है। गुडुचि, लघु कंटकारी, बृहद कंटकारी, पिपली,
गोक्षूर, भारंगी मूल, दाड़िम का पत्र, उशीर और रासना। ये हम जब देते हैं ना तो ये क्या करता है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो कंसीव हो गई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और टॉर्च पॉजिटिव था लेकिन वो हो गई, ऐसे कंडीशन में आ गई, तो ये क्या करता है कि इन्फेक्शन की वजह से जो प्लासेंटा में डैमेज हुआ है या वीक प्लासेंटा है, उसको भी ये जो यष्टिमधु, गुडुचि, लघु कंटकारी, बृहद कंटकारी, पिपली, गोक्षुर, भारंगी मूल, दाड़िम फल, उशीर, रासना, ये सारे ग्रंथों का निचोड़ है। ये जब हम देते हैं या प्रजास्थापन गण, तो ये उसको रिपेयर करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है हमारे शरीर में। मतलब अपने, जैसे मोदी जी ने अपना क्या किया है, भारत को मजबूत कर दिया कि चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करें। एंटीबॉडीज बनाने का काम ये करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रांग करता है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को बनाता है, स्ट्रांग करता है। तो पॉजिटिव होने के बाद भी हमें डरना नहीं है, हमें चिकित्सा करना ही है, कोई बात नहीं। अगर है तो हम, अगर मिस्ड अबॉर्शन होके, हैबिचुअल अबॉर्शन होके आ रहे हैं पेशेंट, तो हम पूरा शोधन से जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव होके कंसीव होके आ गई, तब भी हम चिकित्सा करेंगे और उसको सक्सेसफुल करेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ बोलिए। आपने टॉर्च वाले पेशेंट ठीक किए हैं क्या? कुछ अनुभव है तो शेयर करिए। नेहा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? गीता पटेल मैम, मनीषा मैम, कुछ बोलना हाँ चाहेंगी इस टॉपिक पे? हाँ सर, वो टोच पॉजिटिव वाले जो आए ना प्रेगनेंसी वाले, तो जी उसमें स्वर्ण औषध मालती जी और जीवनी गण की कोई भी औषधि। हमारे जी पास जीवनी ग्रेन्यूल्स देते हैं, जी रात्रि लो दे देते हैं, जी बस वो कंटिन्यू रखते हैं और बेड रेस्ट पे उसको बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट करो, हो जाएगा। जी, सही बताया आपने। हम मतलब बल्य रसायन, ये गृहणीय यही द्रव्य देते हैं, स्वर्ण कल्प देते हैं। जी, और बताइए कुछ आप लोग। एक हमारा टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव फॉर्मूला है हमारे सर का, ये नया वाला जो फॉर्मूला बुक है ना, उसमें नहीं है। मैं आप लोग को बताऊं क्या? आप लोग को काम आएगा, या फिर मैं इसका ये भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, पीडीएफ। इसमें पुष्प धनवा रस है, बला के क्वाथ के साथ देना है, सुबह शाम। फिर वरुणादिगण, रक्त चंदन, धान्य, पाठा, गुडुचि, मुस्ता, उशीर, धमासा, पित्त पापड़ा, शुंठी, अतिविशा, बिल्व, वासा, एरंड मूल, हरित की, गोक्षुर, खाने के पहले देना है गर्म पानी के साथ। फिर स्वर्ण युक्त सर्वांग सुंदर रस, रसांजन, मरीच, धनिया, शुंठी, कपर्दिक, लोकनाथ रस, खाने के बाद देना है। गंभारी, यष्टिमधु, बला, पिपली, रोहिश की घास, शीर पाक बना के देना है। अणु तेल का नस्य देना है। नेग्रोदादि गण का घृत देना है। और पेट में हमें ये देखना है कि रक्तज कृमि है टॉस पॉजिटिव, तो त्रिवंग भस्म, अष्टमूर्ति रसायन, शुंठी, कर्कट श्रृंगी, पिप्पली, अजमोदा, कुष्ठ और कंकोल, ये देना है। ये मैं आप लोगों को पीडीएफ देता हूँ, टॉस पॉजिटिव का फॉर्मूला ऐसा है। कुछ और बोलना चाहते हैं आप लोग तो बोल सकते हैं, जिन्होंने टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट देखे हैं। मनीषा मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप इस टॉपिक पे? वीना मैम, जी बोलिए मैम। सर अभी तो खैर टेस्ट हो जा रहे हैं, पहले नहीं होते थे। तो उसमें एक पेशेंट थी, वो माता को था, वो बच्ची फिर हैंडीकैप हुई सर। वही ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, वो फिर बहुत परेशान है और इसके बाद फिर उसने इशू भी नहीं किया और पूरे टाइम उसको 7 ईयर की हो गई है और वो उसको नीचे लेटे रहती है और मेंटल रिटार्डेड भी है। जी तो पहले उसको पता था कि ये हुआ है, इसके बाद भी 4-5 महीने की हो गई तो डॉक्टरों से बाद में सलाह ली तो बोलती कि नहीं, अब हम इसको अबॉर्ट नहीं कराएंगे, जो भी होगा होगा। जी तो ये तो मिलता है सर। और ये कंटेंट जो बताए सर उसमें देती हूँ। एक चीज और मुझे मिला कि दाड़िम पत्र को भी हमको उसमें डालना है। जी, मैंने तो बताया सर दाड़िम दाढ़ी पत्र पत्र। का कार्य यही। जी जी जी, बताइए। हाँ जी जी। तो एक चीज और मिला, जी बाकी ये सारे कंटेंट तो देते ही सर, और घृत में कल्याण घृत को देते हैं साथ में पेशेंट जी को, और पिछुधारण और नस्य और उसको जितनी भी व्रणीय गण की औषधियां रहती हैं वो भी साथ में चलाते हैं सर। जी, लेकिन वही दुख होता है कि यदि जानकारी नहीं मिलने से फिर ऐसे ही बच्चों का फिर बहुत जिंदगी भर ढोना पड़ता है। जी कोई बात नहीं, हम जितना कर सकते, हम अवेयरनेस तो ला सकते हैं ना कि आयुर्वेद का जी। चिकित्सा करिए। हम अवेयरनेस तो ला नहीं सर, सकते हैं। 9 मासी चिकित्सा यदि लें तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं ना हो, पहले से
जैसे जी आयुर्वेद में बताया गया है कि कंसीव से पहले ही आप यदि चिकित्सा लें, प्रिपरेशन करें पूरा, जी तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं था। जी। जी अभी आप लोग ना व्हाट्सएप खोलेंगे ना, तो टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव फॉर्मूला ऐसे करके मैंने एक पीडीएफ दिया है। आप लोग इसको सेव करिए, जो भी मैं दूंगा अभी मैं हर रोज एक ना एक कुछ ना कुछ दूंगा आप लोग को, जिससे आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा। ये दवाइयाँ फेल नहीं होती हैं, ये हमारे आदरणीय गुरु जी का है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं इस पे? पल्लवी मैम, कंचन मैम बोलिए आप लोग। बहुत अच्छा था सर लेक्चर, और बहुत यूजफुल रहेगा हम लोगों के लिए। मैंने इसमें जैसे टॉर्शनल कैप्सूल्स यूज किया है सर, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पर अभी आपने जैसे बोला ना नस्य, तो क्या सर हम प्रेगनेंसी पीरियड में नस्य ऐसे पेशेंट में दे सकते हैं क्या? नहीं, पहले ही दे देना, पहले ही दे दें, मतलब हाँ, वो कंसीव करने के पहले ही है ना? पहले ही दे दें। और मेरा जो शीर बला है वो चलता है, बाकी जो आप दूसरा नस से देंगे उसका तो निषेध बोला है। षडबिंदु तेल, अणु तेल, ये सब जी क्योंकि झटका लगता है ना ठीक, उससे। तीक्ष्ण नहीं देना है मैम, लेकिन नस से तो दे सकते हैं उसमें। और 100%। मेरा जो गुम्फनों शीर बला है ना, कराने। मैं 9 महीने दिया हूँ पेशेंट लोगों को। मेरा सौम्य है, मृदु पाकी है, कुछ तकलीफ नहीं होता है, अच्छा होता है उससे। जी सर, थैंक यू मैम। घृतयुक्त घृतयुक्त भी देते हैं मैम, जैसे अपन पुंसनों कराते हैं तो 3rd मंथ में देते ही हैं गर्मी को। तो नस से 100 में देना है, वस्ती भी 100 में देना है, औषधियां भी 100 में देनी है, प्रकृति के अनुसार ही। जी 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 सिर्फ घृतन से चलता है ना सर? वही, जो भी चीज नस से दे रहे हैं ना, वो गोघृत। ग्रहण करने हाँ वाला हो, रसायन हो, हाँ, स्नेहिक गोघृत। नस। गर्भिणी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप नहीं तो तीक्ष्ण देंगे, झटका लगेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसलिए मेरा वाला शीर वाला मैंने दिया है, मेरे पेशेंट को तकलीफ नहीं होगा कभी भी। जी, और बोलिए हेलो आदित्य सर। सर, पल्लवी मैम बोलिए आप। सर वो सूचे और घड़ा क्या है? वो एक ना, जो पूर्णेंदु वगैरह जो है ना, उसका ही एक है, मैं बताऊंगा उसमें। वो हमारे सर देते हैं, शुचियो घड़िया। होम्योपैथी की गोलियां जैसे रहता है, आयुर्वेदिक ही है। उसके कंटेंट्स में निकाल के आपको बताऊंगा। वो पेट में लगाना है, का लेप लगाना है, अगर पेट दर्द हो रहा है तो। वो संजीवनी चिकित्सालय, वहां पे वो सब चीजें मिलती हैं। सर, हमारे सर ने बहुत सारी चीजें बताए हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये मैंने सर। जो फॉर्मूला दिया ना, ये हमारे पुराने सर के पुराने फॉर्मूला बुक है ये। अभी नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। जब सर का प्रैक्टिस 97 98 में सर फॉर्मूला बना थे तब का है ये। जी बोलिए मैम। सर जैसे 4th-5th मंथ में गर्भिणी को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, उसका कंप्लेन रहता है कि गैस है, और बल्कि यूट्रस रहता है पहले का, और कंसीव कर लेती है, तो लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो क्या उसमें हमारा लेप कार्य करेगा सर? लेप भी कार्य करेगा, और हमें ये देखना चाहिए कि उनका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो गंधारोहित की देते हैं, या फिर शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, जी जी, लशुनादिवटी, शंखवटी तो मैं चला रही हूँ, प्रवाल शंखवटी और पंचामृत। जी, जी। पेट इसके साफ हो रहा अलावा तो और है कुछ ये नहीं सब दे देते हैं सकते मैम। हैं? लेप लगाना है तो आप लेप लगाइए ना। क्या लेप लगाएंगे? ऐसा वात शामक करना, हाँ, तेल। बात समझ ही लगाएंगे सर। हाँ एक्चुअली क्या है, ओवर डाइट होने की वजह से बार बार उसके प्रॉब्लम है। डाइट प्लान कर दी हूँ तो अभी कंप्लेन नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे 10 मूला रिष्ट दे दें हम लोग, वो अच्छा रहता है, दीपन पाचन करेगा। या फिर झंडू पंचारिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, जी, ये दें। द्राक्षा चला रही हूँ सर। जी और जी। महानारायण तेल से अभ्यंग करा दें अच्छा पेट सर। पे। जी हाँ, जी। स्वेदन दे दें थोड़ा। हमें और अनुलोमन होते रहना चाहिए, ये देखना है रोज का रोज। 8वें महीने में वस्ती किसका दें सर अभी? मैं तो शीरबला रेकमेंड करूंगा, 101 आवर्त, या धन्वंतर तेल, या सहस्रादि तेल, या 30 चंदन ml। तेल। 30 ml सर। हाँ, कम ही देना है ना, जी प्रेशर नहीं आना चाहिए। जी 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 और जी ये हमारा बस्ती है ना, इतना बढ़िया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो जी अच्छा कर। जी। तो इसके लिए लेकिन डरते हैं लोग कि ऐसा क्यों दे रहे हो, ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये भी बड़ा मुश्किल है, अभी मेंटेलिटी नहीं है लोगों हाँ ये भी है। नहीं, हमारे यहाँ पुणे में है ना, रेणुका कुलकर्णी मैम, उन्होंने की। 5,000 नॉर्मल डिलीवरी कराए ऐसे कैसे।
तो लोग जाते हैं उनके पास कि नॉर्मल डिलीवरी करा के दीजिए आप। अगर आप करेंगे तो आएंगे ना पेशेंट। जी सर। सर आप क्या हर महीना मात्रा बस्ती देते हैं? मनीषा मैम आपसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। मैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार मात्रा बस्ती देता हूँ। मैं हफ्ते में देता हूँ एक हफ्ते में 1 या 2, जिससे आपका कोष्ठ शुद्धि होते रहे, आपका वायु का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे मैं करता हूँ। 30 या 40 मिली का? हाँ, या मैं हाँ, पेशेंट को खुद ही बोलता हूँ आप करिए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार मात्रा बस्ती लेना है, बहुत कम धन्वंतर मात्रा में, तेल का 30 ml या? या 60 ml बस। हाँ, आपके तेल का हाँ, जो मेरा नजदीक शीरबला का। बला का? और मेरे ज्यादातर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है आज तक, ज्यादातर। तो मैं भी दे दूं क्या हर हफ्ते में? हर हफ्ते में 1 बार, शनिवार या रविवार को बुला के 2 दिन दे दिया हाँ, कर। अच्छा, ओके। हाँ, जी सर, मैं भी ये पेशेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको भी अभी देना शुरू कर रही हूँ मैं। आप दे दीजिए देखिए। मैम, जी जी। जी। अच्छा हो जाएगा। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और हाँ जी। गर्भपाल रस तो सबसे अच्छा है ही, गर्भपाल हाँ रस। सर, मैं चलाती हूँ इसको। मासानुमासी काढ़ा देते हैं हम लोग। जी। वो मेन मतलब मासानुमासी टैबलेट देते हैं या काढ़ा देते हैं? मेरे मैं विद्यानंद का यूज करती हूँ टैबलेट। मेरे कुछ संतोष, पेशेंट है काढ़ा वाढ़ा नहीं पीते हैं, तो टैबलेट देना पड़ता है। अब संतोष विद्यानंद का नहीं, जालूकर। विद्यानंद का आपको नहीं, मैं खुद बनवाता हूँ मैम। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ। और क्या है ना, विद्यानंद का लेने के बाद भी तो सिजेरियन हो ही रहा है ना। वो बोलते हैं कि बच्चे का नाल डबल हो गया, फिर उसके बाद में हाँ बच्चा बन गया, तो भी हाँ सीजरियन। तो वो उसका कारण ये होता है कि पहले के जमाने में लोग जो थे गर्भिणी, वो नीचे बैठ के पोछा मारते थे, या फिर वो हाँ। चलाते थे घर पे। आजकल वो सब है नहीं, कुछ काम करना नहीं है, बस बैठे रहना है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो होगा ही ना सब कॉम्प्लिकेशन। अच्छा। हमें बोलना चाहिए कि अच्छे से पोछा लगाओ, मतलब वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होने के लिए पोछा लगाओ, और थोड़ा एक्सरसाइज करो, बैठे मत रहो, घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए सिजेरियन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और लोगों को ना पेनलेस डिलीवरी चाहिए, बिना पेन का। हम्म, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पहले के जमाने में मतलब एक सामाजिक चीजें देखिए। पहले के जमाने में था कि स्त्रियों का जो कपड़े थे, अंग थे, उसको ढका जाता था कि कोई देख ना ले। आजकल कैसा है कि ओपनली दिखाया जा रहा है, मतलब समाज बदल गया है, सोच बदल गया है, हर चीज में सब विकृति आ गई है बहुत ज्यादा। तो ना हम अपने तरफ से जितना बोल सके उतना करना चाहिए। बाकी लोग को मर्जी है, हमारा आयुर्वेद पालेंगे तो ठीक है, नहीं पालेंगे तो कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर मुनीरा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस विषय पे, टॉर्च इन्फेक्शन पे? कंचन मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सीमा मैम? आप लोग देखिए पेशेंट, और न कहीं पर भी आप लोग अटकेंगे, जो चीज नहीं आएगा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं हूं, या कंचन मैम है, मनीषा मैम है, अंजना मैम है। आप हमारी सहायता लीजिए और अपने पेशेंट को ठीक करिए अच्छे से। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।